धीरे-धीरे वो अधिकार लेना शुरू कर दिया, लोकल राजाओं से अधिकार लेना शुरू कर दिए, व्यापारिक अधिकार। फिर जब उन्होंने देखा कि ये जो है ना लोकल राजा, ये भाई-भाई आपस में लड़ते हैं सत्ता के लिए, तो वो भाँप गए कि कमज़ोर कड़ी कहाँ पर है, इनमें एकता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो कमज़ोर था उसको अपने साथ जोड़ लिया और उसको लालच दिया कि तुम अपने भाई की हत्या कर दो, हम तुम्हें जो है राज सिंहासन दे देंगे, तुम हमारे हिसाब से राज करो और अपनी भी मौज करो, हमारी भी मौज करो। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने करना शुरू कर दी। और धीरे करके क्योंकि उनकी पसंद का व्यक्ति बैठेगा, तो उनको और अधिकार देगा अंग्रेज़ों को व्यापार करने के, फ्री के टैक्स में छूट भी हो जाएगी, फ्री का ट्रेड हो जाएगा। तो वो तो यही चाहते थे, उनको कोई लेना-देना नहीं था किसी राजा से या किसी और से। तो वो सब चीज़ें होना शुरू हो गई, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं, थोड़ा-सा मैंने आपको एक मूल बता दिया है इसका। इस तरह से कहानी चलती रही जी, फिर 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट आया। अच्छा ये एक्ट क्यों लाया गया? अच्छा ये इसलिए लाया गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी, उसको भी कानूनी दायरे के अंदर रखना ज़रूरी था, कानूनी दाँव-पेच चलने ज़रूरी थे क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना जी, इस कंपनी के अंदर सिर्फ व्यापारी नहीं थे, इसके अंदर पॉलिटिशियन भी थे, राजनेता भी थे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए नेताओं के भी पैसे इसमें लगे हुए थे। तो उनको भी इसमें हिस्सेदारी थी, तो उनको भी पैसा लाभ होता था। तो इसलिए बहुत सारे कानून जो थे वो बनाने शुरू किए गए। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 भी कहा जाता है। इसका काम था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जो भी ये कामकाज करते हैं, उसका प्रबंधन देखना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना। साथ ही साथ जो ब्रिटेन की संसद के अंदर कैबिनेट थी, जो मंत्रिमंडल था, उसको ये शक्ति दी गई, ये अधिकार दिया गया कि आप जो है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम-काज है उसके ऊपर कंट्रोल रख सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की कैबिनेट के मंत्री भी इसके अंदर परसेंटेज में थे, उनका भी शेयर था। इसी कानून के अंतर्गत कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में और इस उच्चतम न्यायालय के पहले जो न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है जी? इसके बाद नई चीज़ क्या की गई? मैं आपको वही पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो पहले गवर्नर हुआ करते थे प्रांतों के, तो बंगाल बड़ा ही प्रमुख होता था जी, संसाधन के रूप से भी और राजनैतिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से भी। तो बंगाल के गवर्नर का पद ऊँचा करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ऐसे व्यक्ति वारेन हेस्टिंग हुए, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए। उनके साथ उनका अब 4 सदस्यों का अलग से परिषद भी जोड़ा गया। बाद में क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे भी तनातनी आ गई। साथ ही साथ इस अधिनियम ने 1773 के इसने क्या किया कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कर्मचारी हैं, वो किसी भी तरह का निजी व्यापार नहीं कर पाएँगे। उनको इसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था। फिर 1781 के अंदर अंग्रेजों ने एक और कानून पारित किया, संशोधित कानून, कि जो भी 1773 के कानून के अंदर गलतियाँ-शलतियाँ कुछ भी थी, उनको दूर करने के लिए। इसके बाद अंग्रेज कुछ समय बाद ले आए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसने क्या किया? इसने डबल सिस्टम यानी कि इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नियंत्रण की दोहरी प्रणाली को स्थापित कर दिया। जब दोहरी प्रणाली, अब इसमें ये हो गया कि ड्यूल सिस्टम का कंट्रोल क्या है कि एक तरफ ब्रिटिश सरकार करेगी और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रहेगा, जो भी व्यापारिक गतिविधि हो रही है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, उनको अब क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा जाएगा। और कंपनी के जितने भी कामकाज होंगे 1784 के पिट्स एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी के जितने भी कामकाज होंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो अब ब्रिटिश जो सरकार है वो कंट्रोल करेगी। इनका एक कंपनी का बोर्ड भी नियंत्रण बोर्ड भी गठन किया गया, जिसमें कि जितने भी नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले थे, वो सारे उनका कंट्रोल जो है ये बोर्ड करेगा। तो इस बोर्ड में एक चांसलर हुआ करते थे, फिर राज्य सचिव थे तथा प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य भी थे, जिनको राजशाही द्वारा नियुक्त किया जाता था। 1786 के अंदर कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अच्छा, कॉर्नवालिस ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि मेरे पास सारी की सारी शक्तियाँ आ जाएँ। सारी की शक्तियों में उसका क्या था कि गवर्नर जनरल तो मैं हूँ, वो तो शक्ति साथ में मैं मिलिट्री का कमांडर इन चीफ भी मेरे को बनाओ। चलो, वो भी उसके लिए किया गया, लेकिन वो हमारे विषय का भाग नहीं है इसमें।
इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को लेकर जो एकाधिकार था ना जी, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि ये 1813 के आसपास तक जो ये इसका व्यापार करने का जो राइट है, सबसे ज्यादा अधिकार जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। 1813 के अंदर, अब 20 साल का वो टाइम स्पेन मैंने कवर कर लिया। अब 1813 के अंदर क्या हुआ, 20 साल बहुत होते हैं। अब इन 20 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। तो ब्रिटेन के अंदर बैठे हुए और भी व्यापारिक जो थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों एकाधिकार है, हम सब भी तो व्यापार कर रहे हैं, तो हम उससे बेहतर कर सकते हैं। तो फिर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, वो सारी तरह से समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ 1813 के एक्ट ने क्या किया, पश्चिमी जो शिक्षा है ब्रिटिशर्स की, उसका समावेश, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो भारत में कर दिया गया। साथ ही साथ ईसाई मिशनरी धर्मांतरण के लिए भारत में आमंत्रित किए गए, और धर्मांतरण जो था ठीक पूरे जोरों पर चलने लगा। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसके अंदर क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल का पदभार बढ़ाकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए विलियम बेंटिक। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ क्या हुआ, भारत, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जितनी व्यापारिक गतिविधियां थी, सारी की सारी वो, जितने व्यापारिक एक गतिविधि थी वो सब खत्म कर दी गई, और उसके जो प्रशासनिक एक निकाय के रूप में इसको छोड़ दिया गया। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसमें अंग्रेजों ने पहली बार स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व जो था वो, जो भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर किया, मतलब जो भारतीय विधान परिषद है उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। साथ ही साथ सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है, उसके अंदर भी एक कंपटीशन, एक खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। और ऐसा ऐसा करने के लिए मैकॉले समिति का जो है वो गठन किया गया 1854 के अंदर। इस अधिनियम ने क्या किया जी, इन्हें गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है ना, उसको अलग से भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में स्थापित किया, यानी कि पार्लियामेंट की अब यहाँ पर बात हो रही है, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। आज हम जिसको संसद बोलते हैं ना, जी अंग्रेज, उस समय अंग्रेज इसको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बोलते थे। ठीक है, और यही भारतीय केंद्रीय विधान परिषद ने जो है एक लघु संसद के रूप में कार्य किया। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1853 के एक्ट के अंदर ये चीज हुई है। फिर 1857 की क्रांति हुई जी, वो इतिहास का भाग है, इसमें हम नहीं करेंगे। भारत सरकार अधिनियम उसके बाद 1858 लाया गया। बहुत सारी चीजों का बदलाव किया गया, हर तरह से किया गया। और दो सबसे प्रमुख चीजें हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया गया, और गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद, वायसराय का पद आया। गवर्नर जनरल का पद भी साथ साथ चलता था, लेकिन वायसराय अब प्रमुखता से होने लगी। वायसराय का पद स्थापित हुआ, साथ ही साथ एक राज्य सचिव का पद भी स्थापित किया गया, जो कि ब्रिटेन में बैठते थे। ये इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसका अगला भाग लेता हूं। हमारी इस सीरीज का अगला भाग, यानी कि दूसरा भाग ये है। अब हम देखेंगे 1858 से आगे की गतिविधि, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब बात करेंगे, 1857 की क्रांति हो चुकी है। अब अधिनियम आया। भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति को कहा जाता है। इसमें अंग्रेजों को इतनी ज्यादा मार पड़ी कि उनका जो भ्रम था वो टूट गया। क्या भ्रम था, कि हम सुपीरियर हैं, कि हम अलग हैं, ये भारत के लोग जो हैं, ये काली चमड़ी वाले, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे कब। तो इनका जो भ्रम था ना जी, वो खत्म हो गया। और अपनी इस इंसल्ट को, इस बेइज्जती को ढकने के लिए वो क्या लेकर आए, अच्छी सरकार का अधिनियम। इसको अच्छी सरकार का अधिनियम कहा जाने लगा, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाने लगा, क्योंकि अब बेइज्जती इतनी हो गई, इतनी मार कुटाई हुई है इनकी, तो वो मार कुटाई को ढकने के लिए कुछ तो लीपापोती करनी थी। इसने क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। और
और ऐसे भारत के पहले वाइसरॉय हुए कैनिंग, ठीक है जी। साथ ही साथ इसने जो हमारे हमने पीछे देखा था ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी 1784 में, उसको भी सिस्टम को खत्म कर दिया। साथ ही एक नया पद का स्थापना की गई ब्रिटेन में, जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए राज्य सचिव के रूप में जो है जाने जाने वाला एक नया कार्यालय की शुरुआत की। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, ये जो भारत के लिए राज्य सचिव हुआ, ये सीधे तौर पर जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके प्रति उत्तरदायी था। मीन्स अब भारत में क्या फैसले लिए जाएँगे और क्या काम होना है, ये राज्य सचिव जो ब्रिटेन में बैठता है और भारत में बैठा हुआ वायसराय, इनके बीच सारी बातचीत होती है। जब तक ब्रिटेन में बैठे हुए राज्य सचिव से यस या नो नहीं हो जाती थी, वायसराय कुछ भी नहीं कर पाता था। इसलिए भारत के अंदर बहुत सारे निर्देशों में देरी होने लगी थी। और ऐसे पहले भारत के राज्य सचिव बने श्रीमान स्टैनली, ठीक है जी? साथ ही साथ इस अधिनियम ने 15 सदस्यों की एक परिषद का भी गठन किया, जो कि इस ये जो भारत के राज्य सचिव है, इनको सलाह आदि देने का कार्य करेंगे। 1858 के अधिनियम से क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, कर दिया गया, मतलब जो मुख्य रूप से जो उसका कार्य था, उस कार्य का अंत कर दिया गया और डायरेक्टली भारत जो था, ब्रिटिशर्स की एक प्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश बन गया। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज भारतीय सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई, ताकि जो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर रह के काम कर रहे हैं, जो भी दफ्तरी कामकाज है, प्रशासनिक कामकाज है, वो अच्छे से चल सके। और ब्रिटिशर्स ये भी चाहते थे कि ये अंग्रेजी को भी सीखें भारतीय लोग, ताकि हमें जो है हमारे काम के लिए क्लर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो क्लर्क हमारी भाषा अंग्रेजी को समझ सके, उसमें कार्य कर सके। स्थानीय भाषा तो वो जानते ही हैं, साथ-साथ स्थानीय लोगों से संपर्क साधने में भी अंग्रेज़ों को दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा 1857 की जो घटना हुई थी क्रांति, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि निरस्त की या हड़पने की नीति जो थी, वो डलहौज़ी ने उसका ठीक प्रयोग किया था। उसका भी जो है अंत कर दिया गया था। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, निरस्त का जो नीति है, हड़पने की जो नीति है, इसके तहत किसी भी राजा के शासक का अगर अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसका जो शासन है, पूरा राजपाट है, वो अंग्रेज़ों के हाथ चला जाएगा। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोकल राजाओं के ऐसे क्षेत्र थे जो चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। तो ये जो थी कहानी हड़पने की नीति, इसका भी अंत कर दिया गया। ये मैंने 15 सदस्यीय काउंसिल आपको पहले पीछे बता ही चुका है। साथ ही साथ ये जो भारत के जो भारत के लिए राज्य सचिव है, यही एक प्रमुख साधन था संचार का, ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच में। इसके बाद 1861 का अधिनियम आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। और कैनिंग ने क्या किया, जो कि उस समय भारत का वायसराय था और गवर्नर जनरल का पद भी साथ में था। बाद में धीरे-धीरे गवर्नर जनरल का पद धीरे-धीरे समाप्त हुआ जी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ऐसा। उसने एक पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया। पोर्टफोलियो सिस्टम का ना, जैसे मंत्रालय बाँटना, ज़िम्मेदारियाँ बाँटना होता है ना जी, वो सिस्टम जो है इन्होंने शुरू किया। साथ ही साथ यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके अंदर 2 साल के लिए गैर आधिकारिक सदस्यों द्वारा विस्तार किया गया, चाहे वो ब्रिटिश हों या भारतीय। तो ब्रिटिशर्स या इंडियन में से कहीं किन्हीं में से, दोनों में से 2 साल के लिए जो थे, एक गैर आधिकारिक रूप से जो है गवर्नर जनरल की परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है जी। अब ये जो सदस्यों की मैंने आपको बात की ना, नामित किए गए, इनके अंदर राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को स्थान मिला। ठीक है जी। साथ ही साथ हमने देखा था शुरू में कि बंगाल को ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया गया था और बॉम्बे और मद्रास के जो प्रांत थे, इनको बड़ा ही कमज़ोर कर दिया गया था। तो अब क्या हुआ, विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण किया गया शक्तियों का। यानी कि केंद्र ने जो है वो अपनी शक्तियों का आवंटन शुरू किया और ये शक्तियाँ बॉम्बे और मद्रास के जो प्रांत थे, प्रेसिडेंसी थी, इनको भी प्राप्त हुए। तो इनकी जो भी विधि शक्तियाँ थी, वो उनकी विधायी शक्तियाँ जो वो बहाल कर दी गई। साथ ही साथ जो वाइसराय भारत के, उनको ये शक्ति प्रदान की कि वो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है कोई भी ऐसे संकट की स्थिति के अंदर, जब संसद आपकी कार्य में नहीं है, संसद बंद है, उस समय अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति नॉर्मल टाइम में। तो अध्यादेश जारी करने का ये जो फंडा है, आज के समय में जो संविधान में है, वो यहाँ से आया है।
और इस अध्यादेश का जीवन काल रहता है 6 महीने। तो ये सेम टू सेम हमारे आज के संविधान में भी है। तो देखिए किस तरह से चीज़ें यहाँ से वो ली गई हैं। फिर भारतीय एक और अधिनियम आया 1892 का। यहाँ पर भारत के अंदर एक प्रतिनिधित्व वाली सरकार स्थापित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया गया। इसके अंदर भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि अब भारतीयों का सहयोग तो चाहिए ना भई, बिना भारतीय सहयोग के तो बात बनेगी नहीं। साथ ही साथ क्या किया गया, जितने भी गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी संख्या जो है वो विधायी के अंदर बढ़ा दी गई, जो विधान परिषद थी उसके अंदर बढ़ा दी गई। सो 1892 के अंदर 24 में से 5 भारतीय थे इस विधायी परिषद के अंदर। सदस्यों को अब ये अधिकार दिया गया कि वो बजट से संबंधित सब प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1900 1909। 1909 का जो एक्ट है ना जी, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे 1909, 1919, 1935 ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले 3। तो उसको हम देखेंगे। ये मूल रूप से क्या है, एक संवैधानिक बदलाव है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। ध्यान रहे, ये मूल रूप से संवैधानिक बदलाव था। इसको संवैधानिक सुधार भी आप बोल सकते हैं। 1905 में हमें पता है कर्जन जो था वो भारत का वाइसराय था, और उसी के इशारे पर बंगाल का विभाजन किया गया, जिसका ये हुआ कि बंगाल विभाजन के रूप में असहयोग आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। सॉरी, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया। अब इतनी सारी घटनाएं होने के बाद फिर अंग्रेजों को लगा कि भाई अब भारतीय लोगों को ना शांत करने के लिए कुछ ना कुछ कानून या कुछ प्रावधान दिया जाए। और उन्होंने क्या करना शुरू किया, केंद्र और प्रांतों में जो विधान परिषद थी ना जी, उनका साइज बढ़ा दिया, यानी कि उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। तो केंद्रीय विधान परिषद के अंदर 16 16 सदस्यों से बढ़ाकर 60 सदस्य कर दी गई। ठीक है? और जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत की जो विधान परिषद थी, उसमें प्रत्येक में 50 सदस्य कर दिए गए। उस तरह से पंजाब, बर्मा और असम की विधान परिषदों में प्रत्येक में 30 सदस्य कर दिए गए। साथ ही साथ ऐसा पहली बार हुआ कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भारतीय लोगों को सदस्यता प्रदान की गई, जो कि सीधा के राजशाही से संबंधित था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानने वाली है, वो है ये 1909 के अधिनियम ने क्या किया, पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार किया, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट। किसको? मुसलमानों को। मतलब कि जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां पे मुसलमान प्रतिनिधित्व भी खड़ा होगा, और मुसलमान केवल मुसलमान को ही वोट करेगा। तो ऑब्वियसली जिसकी संख्या ज्यादा है वो ही जीतेगा। तो वो चीज जो थी अंग्रेजों ने यहाँ पर शुरू कर दी, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अवधारणा को शुरू कर दिया। अब मुसलमान क्या कर रहा था? मुसलमान को ही वोट कर रहा था, जिससे कि वही जीत पा रहे थे, और जितने भी बाकी थे वो हिस्सा होते हुए भी उसमें जीत नहीं अपनी हासिल कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। आज के टाइम में आप देखो, आज के परिवेश में भी ऐसा ही हो रहा है। जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है वो अपना प्रभुत्व जमाते हैं, और अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या का फायदा उठा के चुनाव जीतते हैं। ठीक है जी। इस 1909 का एक्ट, ये ऐसा पहला एक्ट था जिसने सांप्रदायिकता को कानूनी रूप दिया, यानी कि सांप्रदायिकता को वैधानिक, लीगल बनाया। ये बात ध्यान रखिएगा। और मिंटो को, वैसे मोरले मिंटो बोलते हैं, पर मिंटो उस समय वायसराय था। मिंटो को भारत के अंदर सांप्रदायिक जो निर्वाचन मंडल है उसका जनक कहा जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, यहाँ पर चीजें दे रखी हैं। बात ये इंपॉर्टेंट ये है कि एक भारतीय है, श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें ये पहले भारतीय सदस्य हुए। मतलब पहले भारतीय सदस्य चुने गए, और ये एक विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे वायसराय की कार्यकारी परिषद के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद 1919 का अधिनियम आता है। 1919 का अधिनियम, इसको हम अगली कक्षा के लिए छोड़ते हैं जी, क्योंकि इससे 1935 का है, वो मुझे कॉम्बिनेशन में करवाना है, क्योंकि वो अभी फिर 35 का हो नहीं पाएगा, छूट जाएगा लिंक। तो इसको हम और 1935 का अगली क्लास में करते हैं, और उसके बाद एक और नया टॉपिक हम कल साथ में शुरू कर देंगे, छोटा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है जी।
चलिए, थैंक यू सर। इसका अब मुझे ध्यान नहीं, इसका पीडीएफ शायद मैंने दिया है आपको। देखिए अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा आप ना। सर भेज देना एक बार, ग्रुप में शायद बाद में ऐड हुए थे। अच्छा, ठीक है, मैं इसको भी भेजता हूँ। चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद।